हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आज की क्लास में हम बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 25 डिस्कस करने वाले। टॉपिक नंबर 25 है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से यूनिट का है? हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। हिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। The nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1831। अब जो न्यूक्लियस है सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ईयर कौन सा था? 1831। साइंटिस्ट और ईयर दोनों भी करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द एसिडिक डाई was given the name chromatin by Fleming। अब जो न्यूक्लियस है वो काहे से स्टेन करते हैं? हम बेसिक डाई से। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग। एसिडिक के बदले क्या चाहिए था यहाँ? बेसिक। तो ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा कैसा है? रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अब ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट, क्योंकि क्रोमैटिन क्या रहता है? कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर रहता है। कब हमको विजिबल रहता है? इंटरफेस न्यूक्लियस में। तो ये भी कैसा है? स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारी कैसा है? करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद करने जैसा क्या था? सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ईयर कौन सा था? 1831। और न्यूक्लियस को हम काहे से स्टेन कर सकते हैं? बाय बेसिक डाई, एसिडिक डाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, असर्शन रीजन टाइप। असर्शन हमको गिवन है, द न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब जो हमारा न्यूक्लियस रहता है उसकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन रहती है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन अगर फ्यूज हो जाती है तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा? न्यूक्लियर पोर। ये वाली जो स्पेस दिख रही है इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो वहाँ से क्या अलाउ हो सकता है? मूवमेंट किस किस का पास होना अलाउ हो सकता है? या तो आरएनए का या तो प्रोटीन का। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? एकदम करेक्ट। रीजन गिवन है, द न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म बाय द इंटरप्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। अभी हमने देखा कब फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियर पोर? बाय द फ्यूजन। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए था? फ्यूजन। तो हमारा रीजन कैसा है? रॉन्ग है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द पेरी न्यूक्लियर स्पेस एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। अब ये डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन है। डायमेंशन जो स्ट्रिक्टली डेटा एनसीईआरटी का है उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन फ्रेम्ड है। तो इसके लिए हमको एनसीईआरटी का थरो नॉलेज रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ द स्पेस ऑफ 10 to 50 माइक्रोमीटर। अब जब हम एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोमीटर के बदले क्या गिवन है? नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर। दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये वाला तो पार्ट करेक्ट है, लेकिन मेन क्वेश्चन किसका है? डायमेंशन का है। डायमेंशन करेक्ट क्या रहनी चाहिए? 10 to 50 नैनोमीटर। तो ये वाला माइक्रो के कारण कैसा हो गया है? रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्पेस ऑफ 10 to 50 नैनोमीटर दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। थर्ड इसमें गिवन है, इट इज़ द स्पेस ऑफ 100 to 500 नैनोमीटर। अब भी हमने देखा 10 to 50 नैनोमीटर रहता है, 100 to 500। अब यहाँ पर नंबर गलत हो गया है। डी में गिवन है, इट इज़ द स्पेस ऑफ 10 to 50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी नहीं रहता है। करेक्ट हमको डाटा क्या याद रहना चाहिए था? पेन न्यूक्लियर स्पेस के लिए 10 to 50 नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कौन सा है बताना है? द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसके साथ कंटिन्यूस रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम ऑन इट। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है उसके ऊपर क्या रह सकते हैं? राइबोसोम्स रह सकते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? एकदम करेक्ट। डी ऑप्शन गिवन है, न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब जो हमारा न्यूक्लियोलाई रहता है इट इज नॉट मेम्ब्रेन
बाउंड, उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, रॉन्ग। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है जो भी न्यूक्लियोलाई रहता है उसको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट वेयर अ सिंगल वर्ड रेंडर्स इट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट गिवन है इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड एज क्रोमैटिन। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, क्रोमैटिन इंटरफेस न्यूक्लियस में रहता है, लूज डिस्टिंक्ट नेटवर्क रहता है ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, उसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड सिंथेसिस। और जो न्यूक्लियोलाई रहता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमको, लिपिड सिंथेसिस, तो यहाँ लिपिड के बदले क्या चाहिए था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत। हमको इनकरेक्ट ही पूछा था, एक कौन सा वर्ड गलत है, तो यहाँ पर लिपिड, ये एक वर्ड गलत है, उसके बदले क्या चाहिए था, प्रोटीन। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट। उसके बाद गिवन है सी स्टेटमेंट, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटिन्यूस रहता है, ये स्टेटमेंट कैसा है करेक्ट। सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस रहती है उसमें अलग अलग स्टेजेस रहती है क्रोमोसोम की, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है करेक्ट। इनकरेक्ट हमारा कौन सा है, बी, न्यूक्लियोलस में, क्योंकि क्या या न्यूक्लियोलाई में किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल करेक्ट टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमैटिन इन द टेक्स्ट। क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो पूछा है। डीएनए रहता है, यस रहता है। बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स, ये भी करेक्ट है। हिस्टोन्स कैसे रहते हैं, बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं। थर्ड गिवन है एसिडिक प्रोटीन कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन्स, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आरएनए, आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। लिपिड प्रेजेंट नहीं रहता है क्रोमैटिन में, तो लिपिड ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। तो हमारा करेक्ट कौन सा रहेगा, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सबसे पहला गिवन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब जो मेटासेंट्रिक रहता है, यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम रहता है, यहाँ जो बीच में रहता है, ऐसे एकदम बीच में अगर सेंट्रोमियर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। अगर मिडल से थोड़ा सा दूर है, अवे फ्रॉम द मिडल, थोड़ा सा मिडल से दूर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। अगर एक छोटा सा आर्म है, एक बहुत बड़ा आर्म है, तो और उसके एक थोड़े से एंड पर क्या है हमारा सेंट्रोमियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और अगर हमारा जो सेंट्रोमियर है पूरे एक एंड के तरफ ही शिफ्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर मिडल में रहता है, थोड़ा सा मिडल से दूर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद एक छोटी सी आर्म और एक बहुत बड़ी आर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और टीलोमियर के यहाँ पर अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। अब मैच करके देखते हैं, मेटासेंट्रिक में कहाँ पे आना चाहिए था, मिडल में, तो ए का क्या आएगा, 3, मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक, इसका क्या आना चाहिए, 4, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, तो इसका कौन सा आएगा, 4th, एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। टीलोसेंट्रिक में क्या आएगा, सेंट्रोमियर इज एट द टर्मिनल, आखिरी के पोजिशन पे, तो डी का क्या आएगा, 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, regarding the packing of DNA in a single human cell, the text states it has approximately 2 मीटर लॉन्ग। अब जो DNA रहता है 2 मीटर लॉन्ग रहता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं रहते, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर नहीं रहता है, 2 मीटर रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया है हमारा, रॉन्ग। सी गिवन है इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम्स, ये स्टेटमेंट कैसा है, एकदम करेक्ट। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, 1 मीटर नहीं है, 2 मीटर है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूक्लियोलस। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। करेक्ट स्टेटमेंट है, जो न्यूक्लियोलस है उसमें किसका सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। इट इज़ अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट्स कंटेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो उसका कंटेंट रहता है वो सेपरेटेड नहीं रहता है, कंटिन्यूस रहता है बाय अ थिन मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं रहती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है वो। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, assertion reason type, the outer membrane of the nuclear envelope usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। अब जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन रहता है न्यूक्लियस का, वो किसके साथ कंटिन्यूस में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। द न्यूक्लियर रीजन गिवन है, द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसको 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स रहती है विद अ स्पेस कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस रहना ईआर के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट कौन से हमको बताने, मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स लैक अ न्यूक्लियस। करेक्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है कौन कौन से जो सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। सबसे पहला हमको गिवन था उसमें मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स, उसके बाद आरबीसीज, मैमेलियन आरबीसीज। सेकेंड ऑप्शन को हमको वही गिवन है, एरिथ्रोसाइट्स, मतलब ये आरबीसीज ऑफ मेनी मैमल्स लैक अ न्यूक्लियस। ये वर्ड मेनी मैमल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक अ न्यूक्लियस, ये भी एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स कैसे हमारे करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 12th गिवन है हमको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। In an acrocentric chromosome, the position of the centromere results in, अभी हमने डिस्कस किया था मेटासेंट्रिक मतलब मिडल में रहता है, सब मेटासेंट्रिक मतलब मिडल से थोड़ा अवे रहता है, एक्रोसेंट्रिक में एक छोटी सी आर्म और एक बड़ी सी आर्म रहती है। 2 इक्वल आर्म्स, नहीं गलत है, 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, ये भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड हमको क्या गिवन है, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, ये क्या है, सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म, ये भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट क्या रहेगा, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। डी गिवन है ओनली 1 आर्म एज द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल, टर्मिनल तो टीलोसेंट्रिक के लिए था, ये भी कैसा है, रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन किसका कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 13th है मैच द पेयर्स काइनेटोकोड्स, सैटेलाइट एंड सेंट्रोमियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। काइनेटोकोड्स क्या रहते हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर, जो हमारा सेंट्रोमियर रहता है उसके बाजू में तो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो ए का क्या आएगा, 3। उसके बाद सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या रहता है, एकदम छोटा सा फ्रैगमेंट रहता है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4th। उसके बाद है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या रहता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, सी का क्या आएगा, 2। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या रहता है, नॉन स्टेनिंग, हम यहाँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑलरेडी लिख के आ गए, लेकिन इसका डी का क्या आना चाहिए था, 1, नॉन स्टेनिंग। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14th गिवन है द सैटेलाइट ऑन अ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ड्यू टू। सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए। सैटेलाइट अभी हमने देखा था क्या था, नॉन स्टेनिंग पार्ट था, तो इसका क्या आएगा, नॉन स्टेनिंग। ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है, स्टेनिंग, तो ये कैसा हो गया, गलत ऑप्शन। नॉन स्टेनिंग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी हमने देखा था
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, सेंट्रोमियर रहता है, तो ये भी कैसा हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। सी गिवन है, अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, ये ऑप्शन कैसा है, एकदम करेक्ट। जो भी हमारा सैटेलाइट रहता है वो क्या रहता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसका जो लोकेशन रहता है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल नहीं रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब डी में भी क्या गिवन है, स्टेनिंग गिवन है, ये भी ऑप्शन कैसा है, गलत, और यहाँ पर वेरिएबल लोकेशन भी गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, वन वर्ड चेंज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पोर। करेक्ट बताना है कौन सा है, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, यही कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज सिनोनिमस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप को हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स नहीं बोलते, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपैरेटस, स्पिंडल एपैरेटस में न्यूक्लियर मैट्रिक्स कुछ भी हेल्प नहीं करता है। इट इज द अनादर टर्म फॉर द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब ही साइटोप्लाज्म जैसा कुछ लग रहा है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। उसके बाद गिवन है, इट इज द स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, रॉन्ग। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म है, बस इतना पता रहना चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सी। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप, असर्शन गिवन है, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, इसी को हम क्या बोलते थे, क्रोमैटिन बोलते थे, तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, करेक्ट। ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन, सेल शोज द स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, ये स्टेट भी कैसा है, करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों भी स्टेटमेंट्स हमारे कैसे करेक्ट है, लेकिन जो हमारा पहला डेफिनेशन है क्रोमैटिन का, वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या, नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन, दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन बिकॉज लगाने पर या कुछ भी ऐसा इंटरलिंक नहीं लग रहे, तो इसका ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। 13th, रिगार्डिंग द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक मतलब जो भी हमारा सेंट्रोमियर है उसके मिडल से थोड़ा सा दूर हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक पूछा है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, द सेंट्रोमियर इज क्लोज्ड सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड पर नहीं रहता है, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, ये किसके लिए करेक्ट है, एक्रोसेंट्रिक के लिए करेक्ट है। इट फॉर्म्स टू इक्वल आर्म्स किसके लिए रहता है, अगर मिडल में रहता है मतलब मेटासेंट्रिक, तो ये भी कैसा है, रॉन्ग। तो इसका सब मेटासेंट्रिक का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following descriptions concerning the centromere are correct according to the text, centromere के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary construction on the centromere, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब ही क्या है, हमारा सेंट्रोमियर है। इट होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमैटिड्स है उसको होल्ड कौन करके रखता है, सेंट्रोमियर, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट। ऑन इट्स साइड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, अब जो हमारे काइनेटोकोर्स है उसका शेप कैसा रहता है, डिस्क शेप्ड। तो थर्ड हमारा स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, अब भी हमने देखा सेंट्रोमियर मतलब कौन सा कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स। तो यहाँ पर हमको करेक्ट पूछा है, कौन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट, तो हमारे 1 and 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप, इनकरेक्ट बताना है। द न्यूक्लियोलाई आर द स्पेरिकल बॉडीज, करेक्ट स्टेटमेंट है। द न्यूक्लियस द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है।
सी स्टेटमेंट है द न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऊपर भी हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर प्रोटीन वर्ड भी करेक्ट गिवन है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, ट्रू। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी। 21 स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब्ड द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनली इन। रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट है। अब हमको ईयर पूछा है, ईयर हमने एक पहले भी क्वेश्चन में देखा था, कौन सा था ईयर करेक्ट, 1831। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द सेंटेंस स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी। The nuclear envelope consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 नैनोमीटर called। अब उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल गलत है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस करेक्ट है। इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये सब गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, क्रोमैटिन, सैटेलाइट एंड न्यूक्लियोलस। जो हमारा न्यूक्लियोलस है, कौन सा साइट है वो, साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो सी का क्या आएगा, 3 आएगा। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन हमने देखा काय से हम स्टेन कर सकते हैं, बेसिक डाई से, तो क्रोमैटिन क्या आएगा, स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। उसके बाद सैटेलाइट, सैटेलाइट हमने देखा था क्या था, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, तो बी का क्या आएगा, 1। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24th असर्शन रीजन टाइप। असर्शन गिवन है सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्रोमैटिन। करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं क्रोमैटिन में। वो कैसे नेचर के रहते हैं, एसिडिक नेचर के रहते हैं। रीजन गिवन है क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड ऑल्सो आरएनए। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। क्रोमैटिन में डीएनए भी रहता है, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन भी रहता है और आरएनए भी रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स कैसे करेक्ट है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्या करेक्टली, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर is not the correct explanation of A. Next, according to the text, the telocentric chromosome has, telocentric हमने क्या देखा था, जो हमारा सेंट्रोमियर है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, टीलोमियर पे, एक एंड पे। तो टीलोमियर क्लोज टू इट्स एंड, टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल सेंट्रोमियर, मिडल सेंट्रोमियर नहीं। टीलोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, ये किसके लिए करेक्ट था, सब मेटासेंट्रिक के लिए। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के लिए हमारा क्या आएगा, टर्मिनल, मतलब एक एंड पे हमारा सेंट्रोमियर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2। नीट का क्वेश्चन है, PYQ। हिस्टोन, हिस्टोन्स क्या रहते हैं, बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं और उनका चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ए का क्या आएगा, 3, ए का 3। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या रहता है, डीएनए wrapped अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो बी का क्या आएगा, बी का आएगा 4। तो बी का 4, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट। बी भी कैसा हो जाएगा फिर, रॉन्ग। अब आखिर बाकी दो भी देख लेते हैं। यू क्रोमैटिन हमारा क्या रहता है, लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, तो सी का क्या आएगा, 1। हेटेरोक्रोमैटिन क्या रहता है, डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन, तो डी का क्या आएगा, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इट टेक्स पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस का काम नहीं है। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, ये भी कैसा है, गलत है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अभी हमने बहुत बार देखा उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। जो हमारा न्यूक्लियोलस है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
फंक्शन ऑफ टीलोमियर इन द न्यूक्लियस इज, टीलोमियर्स का हमको फंक्शन पूछा है टू सील द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये कैसा है? करेक्ट है। जो हमारा टीलोमियर है उसका फंक्शन क्या रहता है? जो भी हमारा क्रोमोसोम रहता है आखिरी का पार्ट, उसको क्या करता है? सील करते हैं, वही उसका फंक्शन है। पोलवर्ड मूवमेंट, जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं, ये उसका फंक्शन है, तो ये भी गलत हो गया। टू रिकॉग्नाइज द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये ऑप्शन भी कैसा है? गलत है। टू इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस, ये भी कैसा है? ये किसका काम रहता है? प्रमोटर का रहता है, तो ये ऑप्शन भी कैसा है? रॉन्ग। तो टीलोमियर का फंक्शन क्या रहता है? जो भी हमारा क्रोमोसोम है उसका जो एंड है उसको सील करने का काम रहता है। ये थोड़ा सा ओल्ड PYQ है, अभी फिलहाल NCERT में ये गिवन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। तो न्यूक्लियस इस टॉपिक के हमने सारे जो भी इम्पोर्टेंट NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे और PYQs थे वो डिस्कस कर लिए। कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।